सर्वसाहू। तर पाठ आहे, काय चालू होतं आपलं प्रकरण, वाक्यांचा अर्थ करत होतो. तर त्याच्यामध्ये पहिल्यांदा कल आपको उपसर्ग याद करने के लिए बोला था, तो कई लोगों को बोर्ड पर जो लिखा है वो समझ में नहीं आ रहा है, तो एक बार में कल जो लिखे हैं उनका एक बार रिवीजन करके फिर आगे बढ़ेंगे हम। तो उसमें पहला हमने लिखा था कौन सा है, प्र उपसर्ग। उपसर्ग किसको कहा, जो धातु के या क्रियापद के पहले जो लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो उसमें जैसे पहला उपसर्ग था प्र। प्र का मतलब है अधिक, यानी ये उपसर्ग लगाने के बाद उस शब्द का अर्थ अधिक होगा उस क्रियापद का। तो उसका अर्थ क्या क्या है, जैसे उदाहरण दिया था यहाँ पर प्र प्लस अधिक के लिए प्रभवती। प्रभवती यानी समर्थ होता है। प्र माने अधिक अर्थ हुआ, प्रभवती यानी समर्थ होता है, यानी अधिक होना अर्थ है, लेकिन जितना समर्थ है उससे भी अधिक हुआ, इसलिए समर्थ होता है। उसका ही दूसरा अर्थ क्या किया, एक अर्थ हो गया अधिक। प्रकार एक अधिक, और दूसरा अर्थ है वहाँ पर बाहर या आगे, ये दो अर्थ भी होते हैं। उदाहरण क्या दिया था, प्रयाति। उदाहरण क्या दिया था, प्रयाति यानी बाहर जाता है। प्रभवती का नहीं, प्र उपसर्ग के दो अर्थ, एक अधिक और दूसरा बाहर या आगे। पुढे जातो किंवा बाहेर जातो। प्रभवती का अर्थ हुआ समर्थ होता है, दूसरा प्र का अर्थ हुआ बाहर या आगे, उसका अर्थ क्या, प्रयाति ने बाहर जाता है। दूसरा उपसर्ग है कौन सा, याद करने के लिए बोला था कल, परा। परा यानी उसका अर्थ क्या होता है, उल्टा या पीछे। उदाहरण क्या दिया था उसका, एग्जाम्पल पराजयते। दिसते का, झूम कर लेते। पराजयते यानी जीतना, और उसके अर्थ बराबर उल्टा हो गया ना, पराजयते आगे। पीछे का उदाहरण अभी आया नहीं, जैसे जैसे आएगा वैसे दिया जाएगा। अभी तो एक अर्थ है उल्टा, पराजयते इतना लेना है। आगे है दूसरा अप उपसर्ग है, यानी दूर। उसका अर्थ क्या दिया, अपगच्छति। उदाहरण क्या दिया है, अपगच्छति। इसका अर्थ मतलब क्या है, दूर जाता है। आगे सम। सम यानी अच्छी तरह, पहला अर्थ है अच्छी तरह। उदाहरण क्या दिया उसका, सम्मन्यते। एक ही अर्थ है इसका, दो है ना, एक है, यानी सम्मन्यते। सम्मन्यते सम्मान करता है। उसका मतलब क्या हो गया, सम्मान करता है। सम्मान करता है। सम उपसर्ग है, पहला अर्थ है अच्छी तरह,
उदाहरण दिया सम्मान्यते और उसका अर्थ हो गया सम्मान करता है। आगे आप दूसरा अर्थ, सम का दूसरा अर्थ है जोड़ा हुआ। तो सम गच्छते, कल नियम भी बताया था, एक बार और बताएंगे उसका। सम गच्छते यानी एकत्र करता है, एकत्र होता है या जुड़ता है, एकत्र होता है या एकत्र में जुड़ता है, एकत्र होता है या जुड़ता है, दोनों अर्थ हैं। आगे सम हो गया। अब अनु, अनुगच्छते, अनु उपसर्ग है, उसका मतलब है पीछे, पीछे या समान। सम्मान करते कुछ और जोड़ा हुआ, उसके लिए संगच्छते और एकत्र होता है। अनु, अनु का अर्थ हो गया अनुसरती, अनु यानी उदाहरण हो गया इसका अनुसरती, और दूसरा है अनुगच्छति। तो अनुसरत यानी अनुसरण करता है। अनुसरण करता है और अनुगच्छते यानी पीछे जाता है। आगे अव, आगे का है अव, इसका अर्थ है नीचे या दूर। उदाहरण क्या दिया, अवतरती, अवतरती उतरता है, अवतरते यानी उतरता है, नीचे आता है। और अवगच्छति नीचे जाता है। हाँ, अवगच्छति जानता है, अवगच्छति यानी जानना। आपको लिखना है पूरे, अवगच्छति यानी जानना, जानता है। ये कल आपके हो गए थे पूरे, फिर एक बार दिखाएं। अब इसके आगे का लिखना है। क्या लिखा, अनु पीछे यानी समान, अनुसरत यानी अनुसरण करता है, अनुगच्छत यानी पीछे जाता है। दूसरा उपसर्ग लिया अव, उसका अर्थ है नीचे या दूर। अवतरत यानी उतरता है, अवगच्छत यानी जानता है। अब इसके हाँ, अनु एक ही है ना, इसके ये दो उदाहरण दिए, उसका अर्थ दिया। हाँ, वो यह उपसर्ग है, उसके दो उदाहरण दिए। हो गया। आगे इसके आगे का आज लिखना है आपको, निस, निस यानी बिना, बाहर, बाहर। और उदाहरण है इसका निर्गच्छति, निर्गच्छति। स का निस प्लस निर्गच्छति है, गच्छति है। तो स का विसर्ग करना है। और ये विसर्ग संधि का नियम है, स का र बनता है। तो अभी इतना, आपको इतना ही समझ लो कि स का विसर्ग करना है और प्लस गच्छति बनता है,
स के आगे कोई स अथवा र, इनके आगे कोई भी स्वर आए अथवा नहीं आए तो हमने वो वहाँ पर देखा था कि इस स का क्या होता है, विसर्ग होता है, इसलिए विसर्ग किया। अब यहाँ पर क्या है, इस विसर्ग का र होता है, वो कैसे होता है, जब आपका विसर्ग संधि का नियम आता है तब बताएंगे। तो अभी इतना ही समझ लो कि इस विसर्ग का र करेंगे प्लस गच्छति होगा और निर्गच्छति, ये र है वो आगे के स्वर के ऊपर चढ़ता है तो निर्गच्छति यानी जाता है, बाहर जाता है, निकलता है, बाहर जाता है। निर्गच्छति, हाँ हाँ एकच नवीन, आता एकच नवीन आहे निस निर्गच्छति झालं। निस यानी बाहर, उदाहरण दिया निर्गच्छति, निस प्लस गच्छति, स का विसर्ग किया, निहि प्लस गच्छति, तो इस विसर्ग का र होता है, वो कैसे होता है, क्या होता है, अभी आप इतना मत समझो, सिर्फ इस विसर्ग का र किया है और उसका निर्गच्छति बनता है, इतना ही आपको लिखना है। स या र आने पर ही उसका विसर्ग होता है। स र के आगे कोई भी स्वर आए, मृदु व्यंजन आए, कुछ कौन सा भी कुछ भी है, इसका नियम है, आपको लिखवाना है, वो अभी लिखवाया नहीं है, वो लिखवाएंगे अभी। हो गया, आगे दूसरा निस हो गए। निस की तरह एक निर उपसर्ग आता है, उसका भी अर्थ यही है, निर। इसका भी यही उदाहरण ले सकते हैं, इसका भी अर्थ बाहर ही है, निर या कहो या निस कहो, दोनों भी उपसर्ग आते हैं। आगे दो हो गए ना, कितने हो गए अभी, निस और निर ज्यादा, 7 8। आगे दुस, वो यही निर्गच्छति। निर और निस दोनों के उदाहरण एक ही है और अर्थ भी एक ही है, लेकिन उपसर्ग दो है। आगे दुस, दुस यानी कठिन, तिथे कॅमेराचं ऑप्शन आहे एका बाजूला, झूम कर। अब यहाँ पर स है ना, उसका श बनता है, तो ये दुष्कर, दुष्कर यानी कठिन काम, ऐसे ना, बहुत दुष्कर है, ये होगा दुष्कर शब्द, यानी ये दुस उपसर्ग लगा है उसको। कर नाम आहे तो, ते धातु नहीं है, क्रू का कर करोती वगैरह बनता है, लेकिन अभी एक नाम बनाया है, ये धातु नहीं है इसमें कर में, इसलिए अभी ऐसा लिखो, उसका जब आएगा उपयोग, यूज में आएंगे तब वैसे वैसे वो पता चलेगा। ये उपसर्ग है, इतना आपको ध्यान में आना चाहिए, ये बताने का भी इतना ही मतलब है। जैसे जैसे यूज करते जाएंगे वैसे वैसे उसका अर्थ बदलता है बहुत बार आगे के शब्दों को लेकर, इसलिए अभी ये उपसर्ग ऐसे लगता है एक उदाहरण है, और जैसे उदाहरण आपको पढ़ेंगे वैसे आ जाएगा। दुस उपसर्ग, दुस तिथं नाही दिला, ते दिसेना म्हणताना आज मी लिहिलं टाणी टाळ डबल व्हायला सांगायचं, तो दुस तो हो गया दुष्कर बना। हाँ, अब उसके आगे दूर, दूर, दूर का अर्थ होता है बुरा, दुष्ट, क्या दुष्ट, बुरा या दुष्ट, उसका अर्थ है दुराग्रह, दुराग्रह यानी दुष्ट आग्रह, बुरा काय बरा, बुरा बुरा, बारा नहीं बुरा, बुरा दुष्ट, दुराग्रह ने बुरा आग्रह, दुष्ट आग्रह हो गया। आगे कितने हो गए, 1 2 3 4, अभी 5वां है ना ये।
हाँ हे सगळे उपसर्ग आहेत, उपसर्ग आहेत. वी 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 का अर्थ होता है अलग, अभाव, दूर, अलग, अभाव, दूर, अलग, अभाव, दूर, बिना, इसके अर्थ. उसका उदाहरण दिया विश्लेषण, विश्लिष्यति. विश्लिष्यति मतलब अलग करता है. विश्लेषण आता है ना, विश्लेषण करते हैं क्या करते हैं, भिन्न भिन्न फोड करून सांगतो ना, तो अलग करते हैं, अलग अलग होता है. दूसरा विमल, म्हणजे हा उपसर्गापासून एवढं एकच शब्द तयार होतो असं आहे का? नहीं नहीं, उदाहरण है, ये उदाहरण है सब, ये उदाहरण दे, उसके जैसे बहुत सारे आएंगे ना. हाँ, फक्त ते विचारती शिव होतो वगैरे ते नियम है. हाँ अभी यहाँ पर नहीं, डायरेक्ट वी लगाया ना, इसमें कुछ है नहीं. स र आता है तो फिर वो स का श बनता है या विसर्ग होता है, तो जैसे जैसे आगे नियम सब आएंगे, इसलिए मैं उसको ज़्यादा जहाँ पर आवश्यकता है वही खोल रही हूँ उसको. तो आपको ऐसे ही याद करना है सिर्फ. विमल यानी मल रहित, मल का अभाव. विराग, राग से रहित, राग का अभाव, विराग. विभ्रांत, भ्रांति से रहित, विभ्रांत शब्द है. विभ्रांत है, विराग है, विशिष्ट तो आए, विश्लिष्यति, उसमें श्लिष्ट का शिष्ट बनता है, वो बुधा रूप. उदाहरण उदाहरण सब. भ्रांति से रहित या भ्रांति का अभाव, राग का अभाव, विराग. ऐसे हो गया. अब आगे का लिखना है आपको. मल का अभाव, विभ्रांत यानी भ्रांती का अभाव. हाँ हाँ हे वेगळं उदाहरण आहे, हा वेगळं उदाहरण आहे. विभ्रांत, भ्रांती का अभाव. विराग, राग का अभाव. विजय तो हाँ, वी यानी वो वैसे अर्थ रहा फिर. जे जी जी जीतना, जीतना. विजय से उसका अर्थ क्या करेंगे, ये वो अर्थ, ये अर्थ नहीं लगेगा उसमें. कभी कभी अर्थ, ये तो अभी एक एक दिया है उन्होंने, उसमें तो समान ही अर्थ लेना पड़ेगा. जैसे मैंने पहले भी कल बताया था कि कई कई उपसर्ग लगने के बाद अर्थ नहीं बदलता है, वैसे ही अर्थ लगता. इसलिए जय और विजय, जय ने जीतना, वी प्लस लगाते तो विजय होता है, इसका ही अर्थ जीतना ही होता है. विधान, वी प्लस धा, धा धातु है उसका विधान है, वो भी इस प्रकार हो गया. आप अंतिम लिखो. आंख, आंग प्रत्यय, आंग है और इसका अर्थ होता है मर्यादा, उल्टा, मर्यादा, उल्टा, तरफ, तक. आकाशात एक द्रव्यांश, द्रव्यानिश आता है सूत्र में. आकाशात, आकाश, आकाश तक, आकाशात एक द्रव्य होते हैं, एक एक होते हैं. आ उपसर्ग है, आकाशात. तो वैसे ही यहाँ पर आंग, इसमें अर्थ एक है आगच्छति, आगच्छति. गच्छति ने जाना,
आगच्छति यानी आना, उल्टा आना, आगच्छति आना, गच्छति यानी जाना। और आकाशाद एक द्रव्यानी, वहां पर तक मर्यादा, आकाश के तक, आकाश तक, ऐसा है तो ना, वो वैसे लेना है। ऐसे वो जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे ही अर्थ आएगा वो। अभी तो एक उदाहरण दे रहे हैं। आगच्छति यानी क्या हो गया, आता है। आंग में से ये सिर्फ आ ही रहता है, ये आंग प्रत्यय, आंग उपसर्ग, लेकिन उसमें से लगाते समय ग का अनुबंध लोप करते हैं। अनुबंध ने ईज श ट प जो दिया था ना, वैसे उसका भी लोप किया जाता है और सिर्फ आ ही लगता है। आगच्छति यानी आता है। ये इतने आपको याद करने हैं, किसी को बोर्ड पर नहीं दिख रहा है इसलिए अभी इसको अलग अलग आपको बताया है। कल एक नियम भी बताया था आपको, 2-3 नियम ऐसे बताए थे। तो विसर्ग संधि कल भी बताया कि विसर्ग संधि पूरा एक पेज पर लिखो आप, विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि का नियम मैंने कौन सा बताया था आपने को, नृपः जयति लिखा था ना, नृपः जयति। विसर्ग के पीछे अ हो और विसर्ग के आगे मृदु व्यंजन अ अथवा मृदु व्यंजन हो तो विसर्ग का ऊ हो जाता है। और पीछे का मतलब आगे का आ से ऊ हो जाता है। तो क्या हो गया वहां पर, नृपः जयति। तो विसर्ग के पीछे क्या है, अ है। वो आप ध्यान में रखना, अभी प्रयोग जैसे जैसे करेंगे ये पक्के हो जाएंगे नियम आपको पढ़ के। तो विसर्ग के पीछे अ है, तो विसर्ग के पीछे या पूर्व में, अ हो और आगे अ अथवा मृदु व्यंजन हो, तो विसर्ग का ऊ होता है। हाँ, ऊ होता है। हाँ, तो यहाँ पर क्या हुआ है, विसर्ग के पीछे अ है। हाँ, आगे क्या है, ज यह मृदु या कठोर है, मृदु है। तो इस विसर्ग क्या करेंगे, ऊ करेंगे। ऊ होते से कहा ना, ऊ बोला। और फिर जयति का की संगा, अब पीछे अ है और आगे ऊ है। हाँ, पाठीमाग अ आहे आणि पुढे ऊ आहे, तर काय होते मिळून त्याचे संधी, अ प्लस ऊ बरोबर अ प्लस ओ होता है। हाँ, तो इसलिए इसका क्या बना, नृपो जयति। लिखते समय ऐसा लिखो और बोलते समय नृपः जयति ऐसा बोलना है। आगे ये विसर्ग संधि का आपका पहला नियम है। क्या नियम है, विसर्ग के पीछे या पूर्व में अ हो और आगे अ अथवा मृदु व्यंजन हो तो विसर्ग का ऊ होता है। और ऊ और पीछे का अ मिलकर ओ बनता है। तो ये आपके उदाहरण लिखना है पूरा। ये लिख आपको हो गया था,
जिनको समझ में नहीं है इसलिए उसको फिर से वापस बताया है ये नियम। अब दूसरा है वहाँ पर दूसरा वाक्य है यहाँ पर ऐसा है अश्वाउत्पत्ततः। अब ये पहले मैंने बताया कर्ता कैसे निकालो, क्रियापद देखो। तह है कौन से पुरुष का कौन सा वचन है? प्रथम पुरुष का द्विवचन है। तो यहाँ पर पततः तो कर्ता भी जो मूल शब्द क्या है इसमें? अश्व। अश्व का एक द्विवचन क्या होता है? अश्वौ। अश्व हुआ अश्वौ। और यहाँ पर एक शब्द दिया पततः के साथ उत उपसर्ग लगा है उत्पततः। तो आपको पहले ऐसे लिखना है, जब भी संध्या भी आएगी तब पहले वाक्य लिखो, उसके बाद उसकी संधि लिखो, उसके बाद उसका अर्थ करना है। 3 लाइन आपके होनी चाहिए वहां पर, समझ में आया? तो अश्व उत्पतः, तो ये बीच में ये क्या आया? वो ज्यादा आया, तो ये कहाँ से आया? उसके लिए संधि नियम है। हम लोग जब पढ़ेंगे तो इसी की हिज्जे लगाते रह जाएंगे पढ़ते हुए। क्या ये तो बर्बाद करेंगे उसमें घंटे वाले इसको तोड़ेंगे जब तक तो वो लोग उठ के चले जाएंगे। तो क्या हो गया यहाँ पर? और आप जिनको संस्कृत पढ़ना है तो इसके अलावा आपको दूसरा मार्ग तो है नहीं, पढ़ना तो आपको वैसे ही पढ़ना पड़ेगा। हाँ पुस्तक नहीं मिल रहे हैं, अभी देख रहे हैं लेकिन नहीं मिल रहे। तो औ अब यहाँ पर क्या है? औ आया है और यहाँ पर ऊ है, बराबर। इस अश्व में से मैंने औ बाजू में निकाला तो अश्व बना। हाँ, अरे उत्पत्ततः पहले ही मैंने लिखा है यहाँ पर। तो आयादि संधि आपको मैंने पहले ही लिख के दी है। जो आयादि संधि है वह स्वर संधि है। जैसे मैंने अभी विसर्ग संधि लिखी थी, वैसे स्वर संधि एक विभाग अलग करो। हाँ, तो स्वर है ना, यहाँ पर ओ है, औ है, यहाँ पर ऊ है। तो ए, आई, ओ, औ, इनके आगे स्वर आने पर क्रम से क्या बनता है? ए का आए, ओ का औ, ओ का आए, ओ का औ। क्या संधि एक बार में लिखवाती हूँ आपको, जिनको लिखना है वो लिख लीजिए। क्या है? आयादि संधि बोलते हैं। और क्या संधि नियम, संधि का नियम का नाम क्या है? आयादि संधि। ए लिखो, उसके नीचे लिखना है ए, आई, ओ, औ, इनके आगे कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर। संस्कृत भाषा में 2 स्वर एक जगह आने पर उनकी संधि। अब मैं सभी को थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है इसलिए पहले लिखवाया आपको, लेकिन अभी जिन्होंने नहीं लिखा है तो वापस लिखना चाह रहे तो लिखो, सिंपल तरीके से लिखो, ज़्यादा उसको कठिन नहीं करते हैं भाषा से। तो क्या है? ए संस्कृत भाषा में ए, ऐ, ओ, औ, इनके आगे कोई भी स्वर आए, स्वर आ जाए तो दो स्वर मिलकर
आ जाए तो ए ऐ ओ औ इनके आगे कोई भी स्वर आ जाए तो उन दो स्वरों को मिलकर क्रम से अय ए हो तो अय बनेगा, अय आया तो आय बनेगा, ओ आया तो अव बनेगा और आव बनेगा। इसको आपको सिंपल तरीके से कैसे लिखना है, तो ऐसा लिखो, इतना लिखो पहले, ए ऐ ओ औ इनके आगे कोई भी स्वर आ जाए तो उन दो स्वरों को मिलकर क्रम से अय आय अव आव होता है। हाँ, जैसे लिखा है यहाँ पर क्या कि ए है, ऐ है, ओ है, अव है, औ आएगा, औ। तो इनके आगे कोई भी स्वर आए या पीछे आए, अब यहाँ पर आप ऐसा कहोगे यहाँ पर पीछे आया है और यहाँ पर ऊ है, उनकी भी वो संधि होगी आगे पीछे स्वर आने पर भी। तो ये इनका क्या होता है, क्रम से ए हो तो यहाँ पर अय बनेगा, यहाँ पर आय बनेगा, ओ है तो अव बनेगा और औ है तो आव बनेगा। तो ए आयादी संधि है। तो क्या हो गया यहाँ पर, औ के आगे ऊ आया तो क्या आएगा, क्या आएगा, औ है ना, तो क्या बनेगा, ए औ प्लस ऊ है, तो यहाँ पर औ स्वर आया और आगे या पीछे आगे है ना स्वर आया, कौन सा भी स्वर लेना है तो ऊ आया, तो इन दोनों स्वरों को मिलकर क्या बना इसका, आव। तो अश्व प्लस आव प्लस उत्पततः, दोनों स्वरों को मिलकर नहीं आएगा, यहाँ पर एक गलत लिखा मैंने, वो उन दो स्वरों को मिलकर नहीं लिखना है, यहाँ पर क्या लिखा है इस टाइम, हाँ ऐसा एक हो, ये यहाँ पर ऐसा नहीं लिखना है, उन दो स्वरों को मिलकर ऐसा नहीं लिखना है, ये थोड़ा सा गलत हो गया। उनका इतना ही लिखो यहाँ पर, उनका क्रम से अय आय और आव बनता है, गलत हो गया था, मिलकर ऐसा जो लिखा था वो गलत हो गया था, उसको मिटाइए और पूरा उनका इतना लिखना है, उनका क्रम से अय आय अव आव बनता है। समझ में आया, जो गलती हो गई तो फिर से वापस दोहरा रही हूँ, ये पूरा वाक्य मिटा के उनका क्रम से अय आय अव आव होता है, इतना लिखना है। अब यहाँ पर आव हुआ, काय झालं, आव झालं। अब यहाँ पर वो हलंत है ना, तो इसमें क्या करना है, ये पीछे का जो आगे का जो ऊ है उसमें मिल जाएगा, अश्व प्लस आ, ये भी इसमें मिलाओ, मैं अभी इसको नहीं एक एक ही मिलाते हैं तो आपको फिर वो कंफ्यूजन होगा, तो इसमें मिलाए तो ए ऊ बन गया, और उत्पततः। अब इन दोनों को मिलाओ तो क्या होगा, यहाँ पर लिखा ही है, ये लिखा है ना अश्वा, ये इस हलंत व में आ मिलाया अश्वा हुआ, अरे उत्पततः लिखा ही है, तो अश्वा उत्पततः, इसका मतलब क्या हुआ, क्या है, अभी इसको दो घोड़े उत्पतति उडका उडी मारते का, उडी मारणे हिंदी मध्ये काय म्हणायचं,
ना हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्पन्न नहीं, छलांग लगाते हैं, 2 घोड़े छलांग लगाते हैं। हिंदी, आप हिंदी में, मुझे उत्पत्तता का हिंदी समझ में नहीं आ रहा है अभी क्या बोलते। मैं आपको कल बताऊंगी, उसका दीदी को पूछ के थोड़ा सा हिंदी में क्या बोलना है मुझे बता दे। उडी मारतो आपण म्हणतो ना, छलांग। अच्छा ठीक है, 2 घोड़े छलांग मारते हैं, उड़ून पड़तो आपण म्हणतो ना, छलांग मारते हैं। चलो, 2 घोड़े छलांग मारते हैं। ये अर्थ होगा, कहते हैं क्या अर्थ है इसका? अर्थ लिखे अश्व उत्पत्ततः। अश्वा उत्पत्ततः ऐसा वाक्य है, उसका अश्व उत्पत्ततः बनाया। फिर औ का औ कैसे बना वो बोल दिया, बता दिया। वो के औ के आगे ऊ आया तो अयादि संधि हो गई, और औ प्लस ऊ मिलाकर आव बना, और ये पूरा वाक्य पूरा लिख दे, अश्वा उत्पत्ततः। प्लस ऊ या आव हो गया, त्याच्या पुढे आव नाही, त्याच्या पुढे आव नाही, कशाच्या पुढे? प्लस ऊ, औ प्लस ऊ, तो इस औ का आव बना। खाली केला की नाही, पुढे द्या की म्हणजे लक्षात राहते। कुठं? इथं लिहू, तुम्ही खाली केला की नाही, दाखवला रेश मारून, तसंच ते आता पुढे तिकडं, इकडे पुढे इथं लिहू। औ या दोघांचं आहे ना, इथं ऊ आहे, हा औ आहे, या दोघांच्या बद्दल हे लिहिलं नाही मी फक्त इथं। उत्पत्ततः, उत्पत्तत सगळं येणार, धातू आहे ना, क्रियापद आहे ना तो। हो गया? नाही, म्हणून मी सांगितलं ना, औचं फक्त आव होते, औ का सिर्फ आव बनता है, इसलिए उसमें व में वो मिला दिया ना, ये तो नहीं मिलाते। समझ में आया? आगे का वाक्य, जना वदंती। वाक्य चालू आहे, हाँ, 5 पाठ करण्यासाठी दिलेत, 5। अजून 11 आहेत। थोड़े थोड़े याद हो सकते हैं, एक ही बार आपको याद करने के लिए बोले तो आपको याद नहीं होगा, इसलिए थोड़े थोड़े सिखा रहे हैं, पढ़ाने के लिए, आपको याद करने के लिए दिए। हाँ, आप जना वदंती, तो मूल शब्द क्या है? जन है ना। अब यहाँ पर वदंती है, कौन से पुरुष का कौन सा वचन है? प्रथम। तो कितने हो गए प्रथम पुरुष के बहुवचन? यानी बहुत सारे हो गए। तो कर्ता जना है। अब जन शब्द बोलो बहुवचनीय, जनहा, जनो, तो उसका बहुत सारे जनाहा वदंती होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर जना है, ये विसर्ग कहाँ गायब हो गया आपका? लिखो नियम, विसर्ग का लोप होता है, ये विसर्ग संधि का नियम है। तो विसर्ग संधि का नियम जहां पर आपने लिखा है वहां लिखो। विसर्ग के पीछे आ हो और आगे या पश्चात, आगे अथवा पश्चात कोई भी स्वर हो, विसर्ग क्या है नियम? विसर्ग के पीछे आ हो
आ हो और आगे कोई भी स्वर विसर्ग के पीछे आ हो और आगे कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर या मृदु व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप होता है। विसर्ग के पीछे आ हो, यहाँ पर क्या है? विसर्ग है, पीछे क्या है? या पूर्व में क्या है? आ है, आगे वो है कठोर या मृदु है। मृदु व्यंजन कौन कौन से होते हैं? आगे के दो छोड़ के पीछे के 3 मृदु व्यंजन होते हैं। तो प फ व मृदु व्यंजन का। यानी आगे के प्रत्येक वर्ग के अंतिम 3 वर्ण और अंतस्थ वर्ण और ह, ये सब क्या है? मृदु व्यंजन है। तो यहाँ पर वो है, किस वर्ग का है वो? प फ ब भ। ये आपको शुरुआत में सूत्र भी दिए थे। दिए थे ना, उपदमान योग। हाँ, तो सूत्र में उसमें आप उसका, वैसे तो अंतस्थ वर्ण है वो हम, लेकिन हाँ अंतस्थ वर्ण है ना। हाँ, तो अंतस्थ वर्ण है, तो अंतस्थ वर्ण मृदु है या कठोर है? मृदु है। तो यहाँ पर नियम क्या है? कोई भी स्वर या मृदु व्यंजन, तो वह मृदु व्यंजन हो गया, तो इस विसर्ग का क्या करेंगे? तो ये कर दिया। यहाँ पर ऐसा करो, रे जना वदंती, लिखेंगे ऐसे, बोलेंगे ऐसे। फिर एक बार नियम बता रही हूँ, विसर्ग के पीछे आ हो और आगे कोई भी स्वर या मृदु व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप होता है। जैसे उदाहरण लिखा, जनाहा वदंती, और क्या बन गया यहाँ पर? जना वदंती। बोलते समय वदंती। ये क्रियापद देखना है अपने को क्या है, इसलिए मूल मैंने याद करने के लिए जनः, देवः, ईश्वर क्यों कहा था, ये समझ में आता है। क्योंकि याद मुझे जनः है, जन्म नहीं बोलूंगी मैं कभी। क्या बोलना है? जनः बोलना है। तो क्या समझ में आएगा? अकारांत पुल्लिंगी है वह, तो उसको किसके तरह चलाना है? देव की जैसा चलाना है। तो यहाँ पर आएगा उसका जनाः वदंती। समझ में आया? आगे बालः स्पृहयति। वाक्य क्या है? बालः स्पृहयति। झूम झूम कर दिसत नाही ना? हाँ झूम। हाँ, तो बालः स्पृहयति। तो बालः या विसर्ग के पीछे क्या है? पूर्व। विसर्ग के पूर्व में क्या है? अ है। आगे क्या है? हाँ, अब आपको एक नियम अभी लिखवाया है कि विसर्ग के पूर्व में अ हो और आगे क्या होने पर उ होता है। आगे क्या चाहिए यहाँ पर? मृदु व्यंजन चाहिए। तो ये समृदु है या कठोर है? अंतस्थ है, कठोर है। ऊष्म वर्ण है ना, श। तो ये ऊष्म वर्ण है, तो इस विसर्ग का कुछ होगा, इसलिए उन्होंने वैसा ही रखा है। तो इसका अर्थ क्या हो गया? बालक स्पृह यानी इच्छा करना,
बालक इच्छा करता है। इस वाक्य का अर्थ हो गया बालक इच्छा करता है। इच्छा करता है। आगे आगे का वाक्य लिखो। गृहाणि रक्षन्ति, गृहाणि रक्षन्ति। अब हमने क्या सीखा है, जैसे अकारांत नपुंसकलिंगी कौन सा शब्द याद करने के लिए बोला था मैंने? वन। तो वनम, वने वनानि, तो वनानी होगा वहां पर, तो वहां पर न है। और यहाँ पर कौन सा है? गृह पुल्लिंग है नपुंसकलिंगी है? नपुंसकलिंगी है, तो उसका भी गृहाणी ऐसा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या बना है? न। तो न का न क्यों बना? लिखो। कौन सी संधि? ए गृहाणी रक्षन्ति, व्यंजन संधि है ये तो। नहीं, ये स्वर संधि से है, स्वर संधि है। अब वो उसमें दोनों मिक्स है वैसे तो, जैसे नहीं स्वर संधि और व्यंजन संधि किसी में भी एक आप लिख सकते हैं, विसर्ग संधि में या स्वर संधि में। हाँ, व्यंजन आणि स्वर, हाँ व्यंजन बरोबर। तो यहाँ पर क्या है? न है। तो मैंने एक आपको राम शब्द पहले बोला था याद करने के लिए, वहां पर भी न हुआ है, रामीन। हाँ वो नियम। तो क्या नियम है आपको लिखना है तो आप लिख लो पहले, उसके बाद ही हाँ? एक ही शब्द में नियम लिखना है, एक ही शब्द में एक ही शब्द में रु र श, रु र श, इनके बाद में, इनके बाद में न हो, न हो, इनके बाद में न हो, तो उसका न होता है। न होता है, ये मूर्धन न है, न होता है। क्या पहला नियम बताया? एक ही शब्द में रू हो, ये स्वर है ना, और र और श ये तो व्यंजन है, इसलिए आप दोनों में भी लिख सकते हैं, ऐसा मैंने बोला। हाँ, तो रू र श, इनके बाद में तुरंत क्या हो? न हो, तो उसका न का न होता है। उसके आगे कुठं इथं ना न पूर्ण नाही, जिथं स्वर मिसळणार ना, न प्लस ई आहे तो। हाँ वहाँ पर पूरा होगा, वहाँ तो पूरा ही हो ना, रामीन ऐसा करके। अब आगे, हाँ वहाँ पर अभी और एक नियम है दिखाते। अभी इतना समझ में आया? इसके आगे लिखो आप, रू र श, रू र श, और न, और न, और न हो, और न, इनके बीच में, इनके बीच में, इनके बीच में स्वर कंठवर्ग, कंठवर्ग, उष्मवर्ग, उष्म नहीं, कंठ उष्म नहीं, ओष्ठवर्ग, ओष्ठवर्ग,
ओष्ठ। और ल को छोड़कर, क्या मेरे फिर वैसे, ल को छोड़कर, ल को छोड़कर कोई भी अंतस्थ वर्ण, कोई भी या कौन सा भी, जैसे आप हिंदी में लिखो, कोई भी अंतस्थ वर्ण हो, यानी ये ल को छोड़कर य व र, य व र हो, अंतस्थ यानी य व र ल व है, तो यहाँ पर ल को छोड़ते हो, बाकी के अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण अथवा ह हो तो भी न का न होता है। अभी नियम खत्म नहीं हुआ है, अभी और एक वाक्य है। क्या क्या बोला देखो, मैं एक बार पढ़ रही हूँ। एक ही शब्द में रू र श इनके बाद में न हो तो उसका न का न होता, उसका न होता है, उसका यानी इस न का न होता है। फिर लिखा रू र श और न इनके बीच में स्वर हो, कंठ वर्ग यानी क ख ग घ ञ, ओष्ठ वर्ग यानी प फ ब भ म, और ल को छोड़कर अंतस्थ, य व र ल यह अंतस्थ वर्ण है, उसमें ल को छोड़ दिया तो य व और र, हाँ, तो अंतस्थ वर्ण अथवा महाप्राणोच्चार ह तो भी उस न का न होता है, उस न का। और अभी उदाहरण देंगे तो समझ में आएगा, एक बार आप लिख दो फिर बाद में समझोगे उसको। हाँ, और आगे कितना बड़ा है, लिखो तो सही। हाँ हाँ अरे और न के बीच में आ म और ए हुआ था, न का न हो गई। अरे और न के बीच में आ म और ए है, न का न हो गई। हाँ हाँ, परंतु इसके आगे आप लिख सकते हैं, जैसे वो बोल रहे कि रामेण, इसको निकालूं या पढ़ना एक बार वापिस। इसका आगे उदाहरण लिखना है तो आप उदाहरण लिखो, रामेण है ऐसा लिखो पहले। तो यहाँ पर रामेण, ये बाद में देखेंगे, पहले ये देखो रामेण, हाँ, न है तो बीच में अब न और पूरा है ना, हलंत नहीं है। अब यहाँ पर इसको खोलेंगे, सिर्फ म और न को खोलना है मुझे, बराबर। तो ए है, मैं सिर्फ खोल रही हूँ, राम से मुझे मतलब नहीं है, म में जो ए है वह ए, फिर न और अंत में अ है, बराबर। अब यहाँ पर भी लिखना ही पड़ेगा, उसके अलावा कुछ समझ में नहीं आएगा, लिख ही देती हूँ। जाओ अब इसको ऊपर लिखो, सब ये भी समझ में नहीं आएगा। राम, र है ना, ये र, रामेण ऐसा। हाँ, अब इसमें र है, बीच में आ है, हाँ, फिर म है, प्लस ए है और उसके बाद न है। फिर वो आप लिखो नहीं लिखो चलेगा, तो सिर्फ बीच में क्या है देखना है। ठीक है, आप लिख लो, आप यहाँ पर सिर्फ इसको खोल दिया, पूरे में इसको खोल दिया। अब क्या यहाँ पर र है और यहाँ पर न है, ए न और ये र, बराबर, र और न। तो हमने नियम क्या पढ़ा है कि रू र श और न इनके बीच में स्वर है, स्वर है, ये स्वर है, ये स्वर है,
लेकिन बीच में म है, लेकिन यहाँ ओष्ठ वर्ग है ना, ओष्ठ है प प प भ म, तो बीच में स्वर है, ओष्ठ वर्ग है, तो इस न का क्या बनेगा, न बनेगा। इसलिए यहाँ पर र प्लस आ प्लस म प्लस ए और ये प्लस न, ये पूरा ही लिख रहे हुए मिलकर में, तो ये न का न बना। तो सिर्फ अभी एक उदाहरण के लिए र बताया, यहाँ पर रू हो या श हो, हाँ, तो भी क्या बनेगा, न का न बनता है। समझ लो। आप इसके आगे लिखो और, हाँ लिखो आप, परंतु, किंतु परंतु शब्द के अंत में, अनन्या, शब्द के अंत में, शब्द के अंत में, यहाँ पर लिखो आप, ये मैं ऊपर का यहाँ ही लिखती हूँ, शब्द के अंत में शब्द के अंत में न हो, न हो, शब्द के अंत में न हो, तो न का न नहीं बनता है। यहाँ पर क्या लिखा है, हाँ, हो तो न का न नहीं बनता है। जैसे देव, रामान, उदाहरण क्या लिखा, रामान। अब यहाँ पर र म सब है, लेकिन न का न नहीं बना। द्वितीय विभक्ति का बहुवचन में न का न नहीं बनाना है, ये नियम है। शब्द के अंत में यदि न आता है, शब्द के अंत में न, उसके पीछे, उसके आगे कोई स्वर है, जैसे यहाँ पर अ स्वर है, वैसे यहाँ पर कोई स्वर है नहीं है ना, ये अंत में आया, तो इसका न का न नहीं बनाना है। तो ये चीज आपको हर विभक्ति, हर शब्द चलाते समय ध्यान में रखना पड़ेगा। इसलिए मैंने उस टाइम राम अलग चलवाया था, और उस टाइम भी बताया था कि रू र श जिसमें है उनको न का न करना है, लेकिन यदि अंत में न है तो न का न नहीं बनेगा। बीच में ना आएगा तो बनेगा, और अंत में ना आएगा तो नहीं बनेगा। स्वर रहित चाहिए, स्वर नहीं चाहिए, इसमें स्वर नहीं है, यहाँ पर स्वर है। समझ में आया? फिर एक बार देखिए, एक ही शब्द में रू र श इनके बाद में न हो तो उसका न होता है। इसका उदाहरण अभी देखा नहीं, अभी देखेंगे। रू र श और न इनके बीच में स्वर, कंठ वर्ग, ओष्ठ वर्ग और ल को छोड़कर कोई भी अंतस्थ वर्ण अथवा ह हो तो भी न का न होता है। उसके लिए रामी ने यह उदाहरण आपको दिया पूरा। और आगे शब्द के अंत में न हो तो न का न नहीं बनता है, इसलिए उदाहरण दिया रामान। समझ में आया? अब एक जो आपको समझाया नहीं है उदाहरण देकर, तो इतना है वो। हाँ, चालतंय जसं काय नाही, कुठला पण शब्द चालतो। हां, पुढं नको, नच्या पुढं, अंत में न चाहिए। रामान, इसलिए बुलवाते समय आपको मैंने हलंत ही बुलवाया है। देवान, देवान नहीं है, इसलिए तो 2 दिन उसमें क्यों गवाया हमने, आपके उच्चारण सही करने के लिए। आपको समझ में आना चाहिए कि वहाँ पर हलंत है,
बोलते वक्त ही समझ में आना चाहिए कि वो पूरा नहीं है, वो हलंत है, आधा है। इसलिए याद उसी तरह से करना है जैसे जिस तरह से आपको बुलवाया है पूरा। यदि किसी को याद नहीं है तो पीछे यूट्यूब में जो है पीछे की क्लास, आप उसको एक बार रिवाइंड करके देखो। अब ये इसके मामले में चर्चा करनी है एक ही शब्द में। जैसे गृहाणी, अभी अपन वाक्य देख रहे हैं ना, गृहाणी रक्षन्ति। अब यहाँ पर क्या है, ह है बराबर, बीच फिर क्या है, आ है, प्लस न है और प्लस ई है बराबर। अब यहाँ पर क्या आया, ह आया, यहाँ पर न आया, तो हमने अभी देखा था। हाँ, अब ये नियम नहीं लागू होगा, वो पीछे का मैंने मिटा दिया। रो र श, इनके बीच में क्या क्या चाहिए, ओष्ठ वर्ग, आगे फिर आगे ओष्ठ और स्वर, स्वर और को छोड़ के अंतस्थ वर्ण चाहिए। तो और यहाँ पर क्या है, उनमें से ह है, तो ह और यहाँ पर न, इन दोनों के बीच में क्या आया, स्वर आया। तो इस न का न उन्होंने यहाँ पर बना दिया है। दिमाग में घुसी बात, समझो। ह और न, इनके बीच में स्वर हो, कंठ वर्ग, कंठ वर्ग यानी क ख ग घ य, प वर्ग, ओष्ठ यानी प वर्ग, प फ ब भ म, अंतस्थ, अंतस्थ कौन कौन से हैं, कौन थे अंतस्थ वर्ण है, वही इसका नहीं दिया है, इस वो आगे का ही दिया। हाँ हाँ, य र ल व, लेकिन ल को छोड़कर कोई भी अंतस्थ वर्ण हो तो उसका न का न बनता है, इसलिए यहाँ पर न का न बना। समझ में आया? हाँ, माँ प्राणोच्चार्य हो, तो हो इनके बीच में यहाँ पर ह भी है, स्वर भी है और उसके आगे न भी है यहाँ पर। लेकिन ये आगे एक रहना आपको दिखाना भूल गए मैं, यहाँ पर रू है ना, ये रू है और यहाँ पर न है। अब पूरा ही लिखना चाहिए रहे, गृह नहीं, ग आएगा सिर्फ। या ग, उसको रू को अलग किया, फिर अ आया, फिर अ आया, आ आया और न आया, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा, गृहाणी। समझ में आया? अब इसके एक ही शब्द में उसका जब आएंगे, अभी यहाँ पर उदाहरण तो है नहीं उसका, हाँ एक ही शब्द में इनके बाद में न, बाद में रंत, रंग। इसका उदाहरण जब आएगा तब बताया जाएगा, अभी तो याद नहीं आ रहा है, इसको जब आएगा तब बताएंगे इसका। तो गृहाणी रक्षन्ति का मतलब क्या हुआ, गृह क्या है वाक्य में, करता है ना, कर्ता और क्रियापद, तो उसका अर्थ क्या होंगे, घर। हाँ, घर, घर सबकी रक्षा करता है, घर, घर हो गए ना, सिर्फ रक्षन्ति, रक्षण करते हैं, रक्षण करते हैं। अब बहुत सारे हैं तो घर ही बोलेंगे ना उसको, घर, घरों को बोलेंगे तो कर्म हो गया, इसलिए आयुष हुआ तो मज लिखी। घर तो है, इस पर अनुस्वार, हिंदी में अनुस्वार देते हैं तो ये बहुवचन है, ये समझ में आता है, इसलिए गृहाणी रक्षन्ति लिखना है, ये सब नहीं लिखना है वहां पर,
हे अनुस्वार दिया ना, आहेत. घरी घर आहेत, घर आहेत, बहुत सारे घर झाले ना. हा, घर रक्षण करतात, घरे रक्षण करतात मराठी, घरे रक्षण करतात, मंदिरे रक्षण करतात, मंदिरे लिहितो आपण. हिंदीमध्ये सोय नाही आहे त्याची, इसको बहुत ही होंगे तो भी घर ही बोलते हैं. घर राखतात, घरे घर राखतात, म्हणजे रक्षण करतात, राखतात असं येते त्याचं मराठीमध्ये. राखणी असा शब्द आहे. घर राखतात म्हणजे घर रक्षण करतात. बहुवचन राखतात, राखतो आणि राखतात. आणि राखतात म्हटलं कुठलं येणार? कर्तानुसार क्रियापद. हाँ, घर रक्षण करते हैं, समझ में आया? अब क्या करेंगे? और एक नियम है, इसको देखना पड़ेगा. अब आपके लिए आज जो संधि के नियम बताए हैं उनको याद करना है. पीछे के जो संधि आपको बोला है एक जगह करने के लिए, वो देखकर आप उसको याद करो. हाँ, और फिर आगे के वाक्य हम देखेंगे कल, क्योंकि इसमें एक ही नियम बचा है. उसके बाद फिर आपको पूरा वाक्य लिखवाए जाएंगे, फिर आपको करना है. अनन्या, उद्या करून आणायचं. हां, चला. हां हां हां, वरती क्रॉसचं बटन आहे ते करायचं. अरे त्याच्यात डन करायचं. कसं दाखव माझ्याकडं काय आलं, माझ्याकडे दाखव की काय आलं. हां, ओके.